देखिए नफीस भाई, मैं पहले वेलकम कर रहा हूँ अपने इस ऑफिस में। ये गवर्नमेंट है ना, एक डेमोक्रेसी की एक परिभाषा होती है। डेमोक्रेसी की जो परिभाषा हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी है वो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है बीजेपी की गवर्नमेंट, जो मोदी के अंडर, चाहे ये सूबाई गवर्नमेंट हो या चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स, फॉर द क्रिमिनल्स एंड बाय द क्रिमिनल्स। ये गवर्नमेंट, आप मैं एक बार कहूँ, ये दिस गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट और मोदी के जो और प्यारे सूबों में हैं उनकी गवर्नमेंट का एक ही है। उन्होंने डेमोक्रेसी की परिभाषा बदल दी। ये क्रिमिनल्स जो इकट्ठे हुए जे आरएसएस तो ये मतलब दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट गैंग है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो वहाँ से अमेरिका की एक पत्रिका निकलती है उसमें क्या कहता है, सबसे बड़ा टेररिस्ट गैंग है ये आरएसएस। और उस आरएसएस गैंग के जो हुकूमत हैं उनकी छत्रछाया में वो है, इन्होंने इसकी डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की परिभाषा बदल दी। गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स, फॉर द क्रिमिनल्स एंड बाय द क्रिमिनल्स। ये हो गया है। क्योंकि बाय द क्रिमिनल्स में इसलिए कह रहा हूँ, मैं लोगों को क्रिमिनल नहीं कह रहा हूँ, जनता को, वोटर्स को क्रिमिनल नहीं कह रहा हूँ, कि वो वोटर की सरकार नहीं है, ये मशीन की सरकार है, ईवीएम की। और ईवीएम मशीन की सरकार होने की वजह से दिस गवर्नमेंट इज हार्टलेस, संवेदनहीन है ये लोग हैं। इनको कोई किसी को मारो, कुछ भी करो, दे आर आर्यंस। ये जो इसने चक्कू छुरी की बात की है प्रकाश सिंह ठाकुर ने, ये तो क्रिमिनल लेडी है। इसका जो रिकॉर्ड है मालेगांव ब्लास्ट में, इसने कैसे कैसे लोगों को मरवाया, ये किसी से छुपा नहीं है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। ये चक्कू छुरी पर उतर आई है। अब ये कितनी घटिया बात कर रही है ये औरत, कि ये तो औरत जात के नाम पर कलंक है, ये तो औरत होनी ही नहीं चाहिए। ठाकुर समाज बहुत बड़ा समाज है भारत के अंदर, लोग इज्जत भी करते हैं, गांव देहातों के अंदर कहते भी हैं आइए ठाकुर साहब, बैठिए ठाकुर साहब। आज अगर ठाकुर ही देख रहे होंगे इस वीडियो को, प्रज्ञा ठाकुर की वीडियो को, तो क्या सोच रहे होंगे वो, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, ये जो ठाकुर आपने कहा बहुत बड़ी जात है, ये ठाकुर दे आर ओनली 4%। इस मुल्क की आबादी का सिर्फ 4% हैं। ये बड़ी आबादी नहीं है। पर फिल्मों में बड़ा दिखाया ठाकुर हैं, बड़े लोग हैं। भाई ठाकुर को तो पिटते हुए भी दिखाता है ना, जब लास्ट में जब ठाकुर पिटता है लात से, घूसों से, जूतों से। अब शायद कुछ पिटना बंद हुआ है ना, जितनी पुरानी फिल्म उठाओ, मैं देखता नहीं हूँ, लोग बताते हैं कि भाई आखिर में ठाकुर पूरे उसमें फिल्म में बदमाशी करता है और आखिर में लात, जूते, घूसों से पिटता हुआ नजर आता है। और पिट के वो अब ठिकाने हो गए, समझ गए ना, पिट के, दारू पी के अब ये ठिकाने लग चुके हैं। ये तो ठाकुर का मतलब ठा खत्म हो निकल गया, अब कुर्र रह गई है, जो कुर्र कर रहे हैं। ये ठा निकल गया, कुर्र रह गई। सर फिर भी सवाल ये बनता है कि प्रज्ञा ठाकुर ने मतलब होता है ठसक। अब इनकी ठसक ढीली हो गई, जूते खा के, फिल्मों में भी जूते खाए और SCPC के लोग भी इनकी बदमाशी समझ गए, तो वहाँ भी तो आम पब्लिक में भी ये लोग जूते खा रहे हैं। तो हाँ, तो जहाँ तक ये इस क्रिमिनल प्रज्ञा सिंह का सवाल है तो प्रज्ञा सिंह जो चाकू छुरी की बात कर रही है, बताया नहीं, ये 4% है यहाँ पर छत्री, ठाकुर कह लो, राजपूत कह लो, 4% है। और बाकी समाज, सबसे बड़ा समाज यहाँ पर क्या है, हिंदुओं में जो जातियाँ हैं, जनसंख्या के 1881 की जनसंख्या के अनुसार जो जातिगत जनगणना 18, वो मेरे पास आंकड़े हैं, उसके मुताबिक जो तथाकथित हिंदुओं की जो सबसे बड़ी कास्ट थी, दैट वाज चमार। उस समय के हिसाब से 1,46,00,000 समथिंग थे। दूसरे नंबर पे ग्वाला आता है जो आज OBC में है, वो 46 लाख थे। तो सबसे बड़ी जात तो चमार है। और अगर चमार भी अगर इसका कॉग्निजेंस लेके, इसके चक्कू छुरी का कॉग्निजेंस लेके अगर इन ठाकुरों के ऊपर गिर गए तो इनका वैसे ही दम निकल जाएगा, वैसे ही मर जाएंगे, जो तो दम घुट के मर जाएंगे। एक सवाल ये बनता है कि प्रज्ञा ठाकुर बयान देती हैं चाकू छुरी तेज करो, सर ये इशारा किसकी ओर को था और क्या इशारा हो सकता है? इसका इशारा साफ है, इनका सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 टारगेट मुसलमान है और दूसरे नंबर का टारगेट दलित है। मुसलमान की तरफ से तो कोई एक्शन नहीं है। मुसलमान तो अब बेजुबान हो गया, इतना इनको लपेटा गया है, इतना इनको टेररिस्ट बनाया गया है, टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट बनाया गया है। अब देखिए, कहीं कोई बम ब्लास्ट हुआ, पटाखा फूटा, चंद मिनटों में टीवी पे स्केच आ जाएगा दाढ़ी वाले का, टोपी वाले का, और उसमें से एक को पकड़, 4 में से एक को पकड़ लेंगे, कहेंगे ये मास्टरमाइंड है। अरे अगर मुसलमान मास्टरमाइंड होता
तो सोचता कि कितने साल से पिट रहा है, मेरठ में, मल्याना में, हासमपुरा में, भागलपुर में, कहाँ नहीं पिटा, गुजरात में कितना पिटा। ये तो बड़ा भुलक्कर कौम है। मुसलमान है फिर भी बदनाम मुसलमान हो जाता है। मुसलमान भुलक, देखिए वो टेररिस्ट नहीं है, आतंकवाद के शिकार हैं। जैसे दलित है, जातवादी नहीं है। जो जातवादी जो जातवाद का शिकार है उसे जातवादी कहते हैं, जो सांप्रदायिकता का शिकार है उसे जो बदमाश सांप्रदायिक कहते हैं। ये तीन लोग हैं, तीनों का घालमेल है। एक जंगल राज होता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय, उसका शेर चीता और भेड़िया का, ये इनका जो मंगल राज है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ब्राह्मण क्षत्रिय का जो नेक्सस है, जो गैंग है, ये अब तक बड़े उस पर ऑपरेट कर रहा था, लेकिन अब इनके हाथ में मशीन आ गई तो उससे भी करने लगे। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, यहाँ इस देश में, इस मुल्क में लड़ाई ये पार्टियों की नहीं है, दलों के दलदल से ऊपर उठ के सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। ये किसी को भी नहीं बख्शते। अभी देखिए पिछड़े पर उसका रिजर्वेशन ही खत्म कर दिया उसमें है। ये जो जज में, कोर्ट में, कचहरी में जो इनके लोग बैठे हुए हैं, चाचा ताऊ बैठे हुए हैं, उनका कर दिया। और लेकिन आज पूरा बैकवर्ड समाज वो सारा बेखबर है। कब बाखबर होगा? पहले तो क्रीमी लेयर के नाम से ले लिया, क्रीमी लेयर के नाम से उसको निष्क्रिय कर दिया मंडल कमीशन की सिफारिशों को। जो पिछड़े वर्ग का जो 27% आरक्षण की बात की थी, उसको क्रीमी लेयर का सिद्धांत लगा के उसको निष्क्रिय कर दिया कि मान लीजिए आप ओबीसी से आते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लायक बना सकते हैं, तो आप क्रीमी लेयर से बाहर हो गए। आप खाते पीते लोग हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इसलिए क्रीमी लेयर से बाहर हो गए। आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, ओबीसी रिजर्वेशन का। और जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, तो पढ़ा नहीं सकता, तो उस नालायक को नौकरी देगा कौन? ना पढ़े लिखे को कौन नौकरी देगा? इसका मतलब पढ़े लिखे को नौकरी क्रीमी लेयर से बाहर कर देंगे और जो बेपढ़ा लिखा है उसको नौकरी मिलेगी नहीं। तो कितनी बदमाशियाँ इनके दिमाग में चलती हैं। और इसका सबका, इनका जो तीनों जो सवर्ण हिंदुओं का जो मास्टरमाइंड है वो ब्राह्मण है। हाँ, इन सबका मास्टरमाइंड ब्राह्मण है। ब्राह्मण इस देश को मतलब ये समझो रौंद रहा है। किस तरह से फ्रंट पर नहीं आएगा, लेकिन पीछे से वार वही करता है। अगर मुसलमान पर हमला हो रहा है, किसी दलित पर हमला हो रहा है, तो निश्चित तौर से उसके पीछे किसी न किसी ब्राह्मण की साजिश होगी। देखिए अभी मैं पढ़ रहा था, उसमें जो ये गुरु थे हमारे, उनका नाम 10वें गुरु थे, उनके बच्चों को गुरु गोविंद सिंह, उनके बच्चों को दीवार में चुनवाया गया था हैं? और किसने चुनवाया? उनका जो रसोइया था, कौन सा गंगू करके ब्राह्मण था, रसोइया था, उसने साजिश रच के, उसने दूसरे लोगों से पैसा लेके उसको राजा को गुमराह किया, उनको वो करवा दिया। यानी कि प्रज्ञा ठाकुर के पीछे किसी ब्राह्मण का हाथ है? नहीं, प्रज्ञा ठाकुर तो वो तो देखिए सेंसलेस लेडी है, वो तो क्रिमिनल पार एक्सीलेंस। हाँ, ये तो ये देखिए गैंग है। मोदी को आप क्या समझते हैं? अमित शाह को क्या समझते हैं? ये जो यहाँ का जो यूपी का जो है ये बाबा हैं, ये बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर इनके बाप का राज है। ये देश मोदी योगी और ये इसका अमित शाह के बाप का तोड़िए। ये कब तक करेंगे? और मैं आपको बता रहा हूँ नफीस भाई, जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन ये तीनों शैतान नहीं पूरे देश को छोड़ के भाग के जाएंगे। ये इस देश में नहीं रहेंगे जी, क्योंकि लोग बख्शेंगे नहीं। जिस तरह से लोगों को तबाह कर रहे हैं, अभी देखिए फिर कोरोना का ड्रस कर दिया। बड़ी मुश्किल से लोगों को गाड़ी पटरी पे आई थी, रोजी रोटी मिलने लगी, कि फिर कोरोना की हवा चला दी इन्होंने। फिर भी सर अगर असर हो गया, मान लो कि छुरी तेज कर ली और सब्जी काटने की तैयारी कर ली, तो कितना असर हो सकता है देश के अंदर? कितना नुकसान या फायदा हो सकता है? देखिए भाई, वो इस बात को बड़ी भूल कर रही है। वो चक्कू सब्जी वाली छुरी को जितना मर्जी तेज कर लीजिए, लेकिन जो हमारे पास जो छुरे हैं हलाल करने वाले छुरे हैं, एक छुरे के आगे 1000 नहीं टिकेंगे। देखिए मैंने तो कहा था, एक रैली में कहा था, हिंदू आतंक विरोधी रैली हुई थी 2002 में, मेरठ में हुई थी। मैंने कहा आपने हिंदू आतंक विरोधी, यानी कि हिंदू आतंक विरोधी रैली अगेंस्ट जुडिशियल जो हिंदू टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद, यानी कि हिंदू आतंकवाद के खिलाफ रैली की थी मैंने, जब इसमें गुजरात में दंगे हुए थे। उसमें मैंने बाकायदा मंच से बोला था कि भाई ये तो माँ, ये जो जितने हैं ना सवर्ण हिंदू, ये माँ का दूध नहीं पीते, इनकी औरतें अपना बच्चों का अपना दूध नहीं पिलाती, ये बोतल का दूध पीते हैं। हाँ, क्योंकि उनका वो तो फिगर मेंटेन करती है ना काफ़ी लंबे समय तक, तो इसलिए अपना दूध नहीं पिलाती, ये तो बोतल का दूध पीते हैं। तो मैंने तो कहा था कि अगर ये बोतल का दूध पीने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हम दलित और मुसलमानों का मुकाबला करें तो लानत है हमारे ऊपर। और हम इतनी बड़ी आबादी हैं, डेमोक्रेसी इनके बाप की जागीर बन चुकी है, हम टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, ये करें। मैंने कहा अगर ये मर्द के बच्चे हैं
तो ये 400 इकट्ठे हो जाएं, 4 मुसलमानों से लड़कों नौजवानों से मुकाबला कर लें पुलिस प्रशासन को अलग करके। मैंने बकायदा चैलेंज किया था कि अगर ये मर्द के बच्चे हैं, सवर्ण हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो 4 मुस्लिम नौजवानों से मुकाबला कर लें पुलिस प्रशासन को अलग करके, 400 इकट्ठे होके आ जाएं। पुलिस प्रशासन को अलग करने की जो बात आती है, अक्सर कई बार आती रहती है, क्या पुलिस आपके साथ नहीं होती है? नहीं, पुलिस हमारे साथ नहीं, हमारे साथ होती तो फिर तो न्याय होता। पुलिस में क्या है कि ये जिस समय मुल्क आज़ाद हुआ तो पढ़े लिखे कौन थे? पढ़े लिखे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे, बाकी को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। आप शुद्ध भूल जाइए। और मुसलमान परेशान था, जिस तरह से उन्होंने मारामारी करवाई थी देश के बंटवारे के नाम पर, तो मुसलमान भयभीत था, और इतना भयभीत तो उन्होंने टेरराइज कर दिया कि आज तक भयभीत तो मुंह नहीं खोलता। जो मर्जी करो, गाली दो, जो मर्जी करें उसको। मैं जानना ये चाह रहा था कि अगर मान लो प्रज्ञा ठाकुर के बयान का असर 2% भी हो जाता है और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर घर में रहने वाले हिंदू, चाहे वो ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, कोई भी हैं, और जो जिनको लगता है कि उनकी ये देवी है और इस देवी का असर उनमें आ गया और उन्होंने छुरी तेज कर ली, तो फिर क्या? उसके असर से पहले ये अम्बेडकरवाद का असर भी बड़ी तेजी से हो रहा है। जो अम्बेडकरवाद का असर है उसी से ये परेशान है। ब्राह्मणवाद परेशान है अम्बेडकरवाद से। और जिस दिन अम्बेडकरवाद अपनी पे आ गई, मैंने तो कहा था रैली में कहा था कि यूपी को गुजरात में समझना मोदी, और इसको उत्तर प्रदेश को और मुसलमानों को अकेला में समझना। अगर तुमने यहाँ भी बदमाशी की तो इंशाल्लाह हम मतलब ये तमाशबीन नहीं बने रहेंगे बाकी लोग। हाँ, जो दलितों की जो आबादी है इस समय, आबादी लगभग 26-27% तो दलित ऐसी है। चलिए जी, ये बहुत बड़ी जानकारी मिल चुकी है बड़े कम समय के अंदर। भाई तेज सिंह का ये साफ साफ कहना है, अगर प्रज्ञा ठाकुर ये कहती है कि छुरी चाकू तेज कर लो, तो दलित यानी कि सवर्ण से मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा है। और पूरी तरह से तैयारी के साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की गई है कि संविधान में जितनी भी मौलिक अधिकार हैं और उन संवैधानिक प्रक्रियाएं होंगी, उन सब का इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोगों का मुंह बंद किया जाएगा। बहरहाल जिस तरह से नफरत मैंने शुरू में कहा ना, एक पार्टी का तंत्र चलाने के लिए फैलाई जा रही है, कोरोना हो या भुखमरी या बेरोजगारी या शिक्षा, जिस किसी भी मुद्दे पर अगर जमीनी स्तर से उठाकर बात करें, इंसानियत से जोड़कर या लाभ की बात करते हैं, तो इन सभी मुद्दों को दबाने के लिए कभी छुरी, कभी बम, कभी कुछ, कभी कोई खतरे में, कभी कोई खतरे में, तो इस तरह से खतरे में बार बार आता रहता है और ये अक्सर ऐसा ही चलता रहेगा। अब देखना यह है कि कितने लोग तैयार रहते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।